हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जो मैं आपको सीरीज करा रहा हूँ वो मैं आपको प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें कि मैं 2024 के और 2022 के क्वेश्चंस डाल चुका हूँ। अब मैं जो आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ वो 2018 के इसमें क्वेश्चंस हैं। इसमें करीब 25 क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर 2018 में आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लेकिन जब आप देखेंगे और आपने पहली वीडियो देखी होंगी तो आपको ये मालूम चलेगा कि इन जो 2018 में पूछे गए हैं उनमें 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर जो मैंने करा चुके हैं 2024 और 2022 में वो पूछे गए हैं। आगे आगे जब हम सीरीज में चलेंगे 2018 के बाद 2019, 20, 21 जब हम आपको जीके के क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, आपको दिखाएंगे, तो आपको ये खुद ही महसूस होगा कि कितने सारे क्वेश्चन जो हैं जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। तो ऐसा ही नहीं है कि मैं आपको इसमें केवल प्रीवियस ईयर के जो 25 क्वेश्चन है उन्हीं का आंसर दूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन में कई कम से कम मैं आपको 5 से 7 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता के चलता हूं। उसकी जब डिटेल्स में जाते हैं तो इर्द गिर्द क्वेश्चन वहीं पर रिपीट होता है। चलिए तो सीधा अपने मेन कोर्स वीडियो पर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है 1 महीने से भी कम समय रह रहा है हमारा सैनिक स्कूल के एग्जाम होने में। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने जो 99 का कोर्स था वो मात्र अब 69 रुपीज में कर दिया है। अगर आप ये कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारी टीम बता देगी। साथ ही अगर आपने बढ़ेगा भारत जो ऑफिशियल ऐप है वो डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि हम बहुत सारी फ्री मटेरियल भी डालते रहते हैं। इंपोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएंगी। चलिए तो सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एग्जाम में, विच फीचर हेल्प्स अ कोकोनट फ्रूट टू फ्लोट इन अ वाटर। सबसे पहली चीज जब भी हम देखते हैं, जब भी हम फ्लोटिंग की बात करेंगे, पानी के ऊपर किसी भी चीज को जब हम तैरने की बात करेंगे तो हमारा बुओयंट फोर्स काम करता है। इसमें हमारा बुओयंट फोर्स काम करता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी में काम करता है। सबसे पहली चीज ये क्यों होता है, सबसे पहले जब आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई भी लिक्विड है, वाटर भी हो सकता है या कोई और लिक्विड हो सकता है। इसकी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होगी, यानी कि इसका एक वजन होगा जो कि इसको नीचे की तरफ धकेलेगा। बुओयंट फोर्स जो होता है, लिक्विड लगाता है ऊपर की तरफ, एक वो फोर्स इसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। तो जब तक ये चीज बैलेंस है, जब तक ये वाला फोर्स ज्यादा है और ये वाला फोर्स कम है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा। लेकिन जब ये और ये बैलेंस हो जाते हैं तो हमारा बॉडी फ्लोट करने लगती है ऊपर। चलिए एग्जांपल ऑप्शंस देखते हैं। अ फाइब्रस आउटर कवरिंग, अ स्पंजी पार्ट, प्रेजेंस ऑफ हुक, प्रेजेंस ऑफ स्पाइन। इसका जो आंसर है वो फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है। जो तो फाइब्रस आउटर कवरिंग होता है जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कोकोनट फ्रूट आप देखेंगे ऊपर से कैसा होता है, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब डेंसिटी कम हो जाती है तो यानी कि जो नीचे से फोर्स लग रहा है, जो हमारा ये वाला फोर्स है वो इसके बराबर हो जाता है। और ये हमारी जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा इस क्वेश्चन में कोकोनट है, वो आपका पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देता है। इसी में मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। इसी का एग्जांपल होता है जो आपने देखे होंगे, शिप्स एंड बोट्स। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं जो शिप और बोट ये पानी के ऊपर तैरती हैं, किस प्रिंसिपल से तैरती हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किस फोर्स की वजह से तैरती हैं? बुओयंट फोर्स। तो ऐसा नहीं कि केवल यही आंसर आपका रिपीट होगा, अगर इसके साथ ये क्वेश्चन भी आपके रिपीट हो सकते हैं। इसके आपने देखा होगा स्विमर्स जो तैरते हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पे, इसी ऑब्जेक्ट पर तैरते हैं। इसके बाद देखे होंगे आपने आइसबर्ग्स। आइसबर्ग्स आपने देखे ना, जो पानी के ऊपर जो हमारी बड़ी बड़ी चट्टान होती हैं बर्फ की, वो आइसबर्ग्स उसको कहते हैं, जो कि हमारी ठंडी जगहों पर, जैसे कि हमारा आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक, मेनली एंटार्क्टिक सर्कल पे पाई जाती हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इन सभी का प्रिंसिपल आर्किमिडीज है और बुओयंट फोर्स
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज? इन दी गई ऑप्शंस में से कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है। नॉन कम्युनिकेबल होता है जो स्प्रेड ना हो, यानी कि एक इंसान को वो डिजीज है वो उससे दूसरे इंसान के पास नहीं जाएगी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज उनको बोलते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज उनको बोलते हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान पे ट्रांसफर हो सकती हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है इन गिवन ऑप्शंस में बेरी बेरी है। बेरी बेरी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि किसकी वजह से होती है? विटामिन की कमी से। ये भी एग्जाम में आता है। कौन सा विटामिन? B1। ये भी एग्जाम में आता है कौन से विटामिन की वजह से। सबसे पहला किसकी कमी से? विटामिन। अगर और थोड़ा हार्ड बनाने कौन से विटामिन की कमी से? B1। और थोड़ा हार्ड बनाना है तो उस विटामिन को क्या बोलते हैं? उसको विटामिन को बोलते हैं थायामिन। थायामिन ये केवल ऐसी डिजीज है जो कि एक दूसरे में इंसान में फैलती नहीं है। अब ये एग्जांपल देख लेते हैं। देखो चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं माथा निकल गई इस तरीके का, वो इस तरीके की होती हैं, बड़े बड़े इस तरीके के बन जाते हैं, उनको चिकन पॉक्स बोलते हैं। मिसल्स बोलते हैं, लाल लाल धब्बे बन जाते हैं, खुजली होती है और एलर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, द रेबीज वायरस इज कैरीड बाय। रेबीज वायरस कौन से अमंग द गिवन ऑप्शंस कैरी करते हैं, यानी किस वायरस की वजह से रेबीज वायरस होता है, किसके काटने की वजह से रेबीज वायरस होता है। रेबीज वायरस मैं आपको बता दूं एक वायरल डिजीज है। कैसी है? वायरल डिजीज। रेबीज वायरस कौन सी डिजीज है? क्वेश्चन में आ सकता है वायरल डिजीज, आपको ये भी याद रखना है। ये मैमल्स जैसे जो आपने देखा होगा, सबसे पहली इसमें डॉग के काटने थे। डॉग के अलावा भी इसमें आते हैं कुछ बैट्स, यानी कि चमगादड़, फॉक्स, इनके काटने से भी हमें रेबीज हो सकता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में अर्ली जो सिम्टम्स इसके होते हैं वो फीवर होता है, आदमी को सर में दर्द होता है, वीकनेस होती है। एडवांस सिम्टम्स जो होते हैं आपने देखा होगा, वीडियो में देखा होगा, आपने सुना होगा कि फियर ऑफ वाटर, पानी से बहुत डर लगता है। जब ये एडवांस स्टेज में आ जाते हैं, आदमी को पता नहीं चला कि उसको किसी डॉग ने या बैट ने या फॉक्स ने बाइट कर लिया है, उनका जो सलाइवा है वो इंसान के अंदर जा चुका है, तो वो धीरे धीरे अर्ली स्टेज से जब एडवांस स्टेज में आते हैं तो उनको पानी से भी डर लगने लगता है, हवा से डर लगने लगता है, मसल में बहुत ज्यादा पेन होता है। इसका सबसे एक ही उपाय है वैक्सीनेशन। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको किसी भी डॉग ने, किसी भी पशु ने काट लिया है या फिर उसने अपने पंजों से भी मार दिया है, ऐसा ही नहीं कि दांतों से ही होगा, पंजे से भी हो सकता है, उन्होंने आपको काट लिया है, आपके किसी यार दोस्त किसी को भी काट लिया है, तो सबसे पहला वैक्सीनेशन इसकी दवाई आती है, वो दवाई आपको डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। सबसे पहले फिर जरूरी है कि जैसे ही आपको कुछ इस तरीके का कुछ पशु काट लेता है तो सबसे पहले उस एरिया को अच्छे से पानी और साबुन लगा के धो लें और सीधा डॉक्टर के पास पहुंच जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है मिल्क टर्निंग सोर, मिल्क खट्टा जो होता है इजा कौन सा? सबसे पहली चीज यही क्वेश्चन सेम 2024 में भी पूछा गया था, उसमें ये पूछा था जो मिल्क से कर्ड बनता है, मिल्क में प्रोटीन कौन सा होता है, या फिर जो मिल्क में बैक्टीरिया जो कन्वर्ट करते हैं वो कौन से बैक्टीरिया की वजह से मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है। उसी का ये थोड़ा सा अगर जब उसी को आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा। इन्होंने पूछा कौन सा फॉर्मूला है? केमिकल चेंज। देखो फिजिकल चेंज क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना फिजिकल चेंज होता है, लेकिन मटेरियल वही है हमारा। यहाँ पे केमिकल चेंज में क्या है, अब मिल्क है, मिल्क खट्टा हो गया, उसकी जो अंदर की केमिकल्स हैं वो सोर हो चुके हैं, यानी खट्टे हो चुके हैं, उनका टेक्सचर चेंज हो चुका है, दूध पतला होता है, दही गाढ़ी हो जाती है, स्मेल भी चेंज हो जाती है, तो ये केमिकल चेंज में आता है। अब दूसरी कौन से जो पूछा गया था 2024 में, कौन से बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलियस। लैक्टोबैसिलियस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया था 2024 में और 2018 में आपके सामने क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं,
द बियरिंग ऑफ और कैरिंग अवे ऑफ अ सॉइल बाय द एक्शन ऑफ वाटर और विंड इज कॉल्ड। जो मिट्टी हमारी पानी और हवा के साथ जो बहती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, अभी मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सॉइल इरोजन क्या होता है। देखिए, जैसे कि पानी आ रहा है, पानी जहां पे जाता है पानी अपना रास्ता खुद बनाता है, ये जैसे ये बना लिया, तो इसको, ये जो मिट्टी इसके साथ पानी के साथ बहेगी उसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। दूसरा है फ्लड। फ्लड होता है बाढ़, पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाना किसी एरिया में, उसको हम फ्लड की स्थिति में कहते हैं। स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है? स्टॉर्म होता है आंधी, तेज आंधी, जिसमें कि बहुत तेज बारिश भी होती है, हवा भी होती है और आपका बिजली भी गिरती है, इस तरीके की जब स्थिति होती है उसको स्टॉर्म बोलते हैं। तीसरा है डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन आपको पता ही है, फोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, इसके सामने जब डी लगा देते हैं यानी कि पेड़ काटना, जो कि स्थिति ये है। तो हमारा आंसर क्या था इसका? सॉइल इरोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेल्स एंड डॉल्फिन आर क्लासिफाइड एज। व्हेल्स और डॉल्फिन को किस कैटेगरी में रखा गया है? फिशेज है ये, रेप्टाइल्स हैं, मैमल्स हैं या एम्फीबियंस हैं? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको या तो पता होना चाहिए या फिर इन टर्म्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। फिशेज का मतलब आपको पता है मछलियां होती है। मछलियां, क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में, मछलियां किस प्रोसेस के थ्रू सांस लेती हैं या कौन से अपने पार्ट के थ्रू सांस लेती हैं? तो उसका आंसर है गिल्स। जो होते हैं उसके गिल्स, उसकी वजह से वो सांस लेती हैं। अब बात है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स जो होते हैं जो एग देते हैं। मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स, मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं। मैमल्स क्या होते हैं? जो बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं। एम्फीबियंस क्या होते हैं? एम्फीबियंस होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे रहते हैं। वाटर प्लस लैंड दोनों पर रहते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग्स, पानी में भी रह सकते हैं। मैमल्स का जो एग्जांपल है, मैमल्स का एग्जांपल है ह्यूमन हो गए, डॉग हो गए, वेल्स हो गए, ह्यूमन, डॉग्स, वेल्स एक्सेट्रा। और जो रेप्टाइल्स के एग्जांपल होते हैं स्नेक, टर्टल्स, कॉकरोचेस, ये इस तरीके के एग्जांपल होते हैं। सबसे तो अब हम बताते हैं वेल्स एंड डॉल्फिन जो आती हैं वो मैमल की कैटेगरी में आती हैं। ये जरूर याद रखना, क्योंकि बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वेल्स और डॉल्फिन को ये सोचते हैं कि वो फिश मछलियां हैं, वो ऐसा नहीं है। तो ये मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्किंग ऑफ द इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द सिस्टम। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है? हमारे अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी काम करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हम सांस लेते हैं, नर्वस सिस्टम जो हमारे दिमाग से जो हम काम करते हैं सारा। तो इसको कंट्रोल कौन करता है? तो मैं एक चीज बता दूं आपको, ये नर्वस सिस्टम होता है हमारा जो इसको कंट्रोल करता है। चलिए आपको एग्जांपल के, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है बॉडी में। ये वो किसके थ्रू होता है? हमारा हार्ट, हमारा जो दिल है वो दिल पंपिंग करता है और जिससे नर्व्स के थ्रू हमारे सारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हमारा जीवन चल रहा है। तीसरा सिस्टम आता है नर्वस सिस्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है दिमाग। ये सब चीज जो हो रही है ना, वो सारी कहीं ना कहीं हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं। इससे क्या है, जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं अपनी बॉडी का, जो मैं हाथ हिला रहा हूँ, जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मेरा शरीर पचा रहा है खाना, हर चीज नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो खुद पे खुद काम कर रहे हैं उनको भी नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो इसका जो आपने देखा आंसर है हमारा नर्वस सिस्टम। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि है अ पर्सन माइट फेंट इफ हिज हार्ट डज नॉट सेंड एनफ ब्लड टू हिज।
एक आदमी बेहोश हो जाएगा अगर उसका हार्ट यानी कि उसका दिल डज नॉट सेंड एनफ ब्लड टू हिज, कहा ना भेजे। तो सबसे पहली चीज है, आदमी जब सबसे फेंट होता है जब उसके ब्रेन में अगर नहीं पहुंचता है। ब्रेन जो है, ब्रेन रिक्वायर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ब्रेन को क्या चाहिए? कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। पैर में नहीं जाएगा, लीवर में, किडनी में, कहीं अगर थोड़े समय के लिए कुछ हमारा जो न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ब्रेन को कंटिन्यूस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। चलिए अगली क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द अपवर्ड पुश ऑफ वाटर ऑन अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट का बताया था, इसकी वजह से होता है ब्यूएंट फोर्स की वजह से। सबसे पहले क्वेश्चन में ही सब चीज समझाई थी आपको, और ये चीज अगर आपको समझ में आ गई वहां पर तो आप इसको 1 सेकंड में आंसर लगा सकते हैं। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। कौन से प्रिंसिपल की वजह से ये होता है मैंने भी आपको पहले बताया था, तो वो है आर्किमेडीज, ARCHI, आर्किमेडीज। जैसे कि पहला क्वेश्चन में भी आप देख लेना, जो उसका जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था वो भी ऐसे ही था। आर्किमेडीज प्रिंसिपल की वजह से ये होता है। अब डेंसिटी, एक टर्म आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। मास वॉल्यूम, डेंसिटी जो है मास अपॉन वॉल्यूम, किससे डिनोट करते हैं? पास्कल, पी ए इसको बोलते हैं, PASCALS, पास्कल्स। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप सभी के सामने है, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इन 1975 वाज। सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सी थी? तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जो भारत ने लॉन्च करी थी वो थी आर्यभट्टा। अब बात करते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं। ये कौन सी सैटेलाइट है? स्पुतनिक 1। ये फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड में, इन द वर्ल्ड। ये किसने लॉन्च करी थी? सोवियत यूनियन ने। आपको पता होगा जो अब रशिया है वो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, बहुत सारे उसमें कंट्रीज मिला करती थी, अब वो रशिया कहलाता है। तो ये जो सबसे पहली सैटेलाइट है पूरे वर्ल्ड में वो सोवियत यूनियन ने सेंड करी थी, उसका नाम था स्पुतनिक 1। ये कब करी थी? ये करी थी 4 अक्टूबर 1957। 4 अक्टूबर 1957। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं सबसे पहली जो वर्ल्ड में सैटेलाइट किसने लॉन्च करी थी? सोवियत यूनियन ने। सबसे पहली जो वर्ल्ड सैटेलाइट सोवियत यूनियन ने लॉन्च करी थी उसका नाम क्या था? स्पुतनिक 1। कब लॉन्च करी थी? 1957 में। ये चीज आपसे पूछ सकते हैं। आर्यभट्टा, जो आर्यभट्टा ये इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि 1975 में लॉन्च की थी। हमने किसकी मदद ली थी? इसमें भी हमने सोवियत यूनियन की ही मदद ली थी। सैटेलाइट हमने बनाई, उन्होंने इसको आसमान में पहुंचाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोज हु स्टडी अर्थक्वेक्स, जो अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए इन चारों शब्द को क्या बोलते हैं। तो मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, इन टर्म का मतलब और जो अर्थ की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अर्थ की स्टडी करते हैं उनको बोलते हैं सीस्मोलॉजिस्ट। सीस्मोलॉजिस्ट। चलिए चलते हैं। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये अ साइंटिस्ट हु स्टडीज द अर्थ स्ट्रक्चर, रॉक, मटेरियल एंड लैंडफॉर्म। यानी कि क्या बोलते हैं इसको? स्टडीज
अर्थ, स्ट्रक्चर, रॉक, मिनरल्स। जो अर्थक्वेक है वो भी इसके अंदर आता है, लेकिन उसकी अलग से, अगर हमें ऑप्शन में सीस्मोलॉजिस्ट नहीं होता तो हम जियोलॉजिस्ट लगाते, लेकिन यहाँ सीस्मोलॉजिस्ट है। सीस्मोलॉजिस्ट का मतलब है द पर्सन हु स्टडीज अर्थक्वेक एंड सीस्मिक वेव। तीसरा आता है एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रोनोमर क्या होते हैं? जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, जैसे हमारी स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, उनकी स्टडी करते हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, इनकी स्टडी करते हैं। एस्ट्रोलॉजर क्या होते हैं? एस्ट्रोलॉजर होते हैं जो हमारा हाथ देखते हैं, हमारी जन्मपत्री देखते हैं और बताते हैं कि उस हमारे इस समय उस प्लेनेट की स्थिति ये थी, तो ये प्रेडिक्ट ह्यूमन अफेयर्स, एंड इवेंट्स। कैसे देखते हैं? बाय सीइंग द पोजीशन ऑफ मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। तो आपका आंसर है सीस्मोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जियोग्राफी में आप क्या पढ़ते हैं? अर्थ, स्ट्रक्चर, रॉक, मिनरल, ये सब पढ़ते हैं, ये जियोलॉजिस्ट। सीस्मो में अर्थक्वेक एंड सीस्मिक वेव्स। एस्ट्रोनोमर्स, स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी। एस्ट्रोलॉजर जो हमारा हाथ देखते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं कि क्या होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं? सबसे पहले बता दें ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। ग्रीन हाउस गैस आर गैसेस इन अर्थ एटमोस्फेयर, जो कि हीट को ट्रैप करती हैं और उनको ऊपर नहीं जाने देती। ये हमारा जमीन है, ये हमारा एटमोस्फेयर हो गया, यहां पर हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। यहां से जो हीट है, ऊपर से हीट आ रही है सूरज से, वो यहां आ रही है। अगर ये हीट वापस चली जाएगी सारी, तो क्या होगा? हमारी जो धरती है वो बर्फ बन जाएगी। लेकिन ये इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये हीट यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, इन्हीं घूमती रहती है। लेकिन अब हम जो हमने इतना डेवलपमेंट करने के बाद जो पोल्यूशन हमारा बढ़ रहा है, कुछ केमिकल्स हमने बनाए हैं जिनकी वजह से ये हीट बहुत ज्यादा ट्रैप हो चुकी है, और जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। वो कौन सी गैसेस की वजह से हो रहा है? उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो मैं आपको बता दूं, जब ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमिना जो है किसकी वजह से होता है? ग्रीन हाउस गैस की वजह से। जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो अब आप देख रहे हैं बिन मौसम बरसात हो रही है, वो इन्हीं गैसेस की वजह से हो रही है। तो सबसे इसमें बताओ, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ऑक्सीजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यहाँ पे नॉट ही पूछा है, तो हमारी ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन है, द मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं ग्लोब। समझ रहे हैं आपको? आपने देखा भी होगा, स्कूल में पढ़ देखा होगा, ग्लोब बोलते हैं उसको। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर कैन नॉट बी प्रैक्टिस ऑन माउंटेन ऑन अ लार्ज स्केल एज दे। जो हमारे पहाड़ हैं वहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर क्यों नहीं हो सकती, ये पूछा है। दे आर थिनली पॉपुलेटेड, पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है। हैव अ शॉर्टेज ऑफ लैंड, लैंड की कमी नहीं है, वहां बहुत ज्यादा लैंड है। हैव अ थिन सॉइल कवर, अनसुटेबल क्लाइमेट। मेन एग्जांपल जो आंसर आएगा आपका, हैव अ थिन सॉइल कवर, बहुत छोटा सॉइल कवर, बहुत हल्की सॉइल लेयर होती है, जिसमें कि ये हम देख पाते हैं। इसी वजह से हमारा एग्रीकल्चर वहां पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती। और जो सीजन है, शॉर्ट सीजन होते हैं।
शॉर्ट सीजन होते हैं, जिसकी वजह से तो क्या करते हैं वहां के लोग आपने देखा होगा जब आप पहाड़ों पर गए होंगे या जो बच्चे रहते हैं, तो इस तरीके की फार्मिंग होती है। बहुत ही ज्यादा टफ फार्मिंग है ये। पहाड़ को इस तरीके से ये काटते हैं, टेरेस फार्मिंग इसको बोलते हैं। अगर ये इस तरीके की फार्मिंग नहीं करेंगे और सीधा ऐसे ही अपना बो देंगे, तो जब पानी होगा, बारिश आएगी, तो वो सोइल इरोजन, जो मैंने आपको दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में बताया था, सोइल इरोजन की वजह से सारा नीचे बह जाएगा। अब इसमें क्या होता है, टेरेस बना दिए इन्होंने, पानी धीरे धीरे स्लोप के थ्रू नीचे जाएगा। इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। इसका दूसरा नाम भी है स्टेप फार्मिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माउंटेन्स में जो फार्मिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, तो टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम इज कॉल्ड। यानी कि गिवन एक प्लेस और टाइम पे जो हमारा एटमोस्फेयर है उसको क्या बोलते हैं? देखो, उसको बोलते हैं वेदर। आपने देखा होगा सीजन, क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड तो आपको पता है हाइट को बोलते हैं, तो ये तो काट दो। अब बचा सीजन, क्लाइमेट और वेदर। इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ सीजन क्या होते हैं। सीजन आपने देखा होगा समर, विंटर, मॉनसून, ये होते हैं। समर, विंटर, मानसून, ये हमारे सीजन होते हैं। ये एक पर्टिकुलर प्लेस और टाइम का नहीं है। ये हर जब मॉनसून आएगा तो वो ज्यादातर एरिया में आएगा। एल्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया। अब बताता हूँ क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लॉन्ग टर्म एवरेज। जैसे देखते हैं ना ग्रीन हाउस, पिछले क्वेश्चन में बताया था ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, तो उससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये एक समय का, 1 साल का, 2 साल का नहीं है, बहुत लंबे पीरियड में। यानी कि जो हमारी बर्फ पे पिघल रही है, ये ऐसा नहीं कि आज पिघल गई कल रुक जाएंगे, ये लंबा प्रोसेस है, तो उसको क्लाइमेट में आता है, क्लाइमेट चेंज। तो आपका जो आंसर है वो वेदर है, उस समय का वेदर। जैसा आप देखते हैं ना बारिश पड़ रही है यार, वेदर बारिश का हो रहा है, वेदर इस तरीके की वेदर फोरकास्टिंग, डेली की फोरकास्टिंग होती है वेदर की, तो वही ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है रिवर कोंगो को। हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, हाईवे रिवर कोंगो को क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेनली ये रिवर की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिवर से ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की। कौन सी? सेकंड लार्जेस्ट, क्या है ये? सेकंड लार्जेस्ट रिवर इन अफ्रीका। तो आपने पता होगा फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट जो कि पता ही है सबको, कई बार क्वेश्चन में आता है, नील रिवर। सबसे पहली जो है नील रिवर है। चलिए तो सीधा हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन। जो ग्रासलैंड है हमारे, वो कहां पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं टेम्परेट जोन में। क्वेश्चन इस बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही आपसे पूछा जाता है, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखें और इस चीज को याद कर लें कि टेम्परेट जोन में ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। एक एक चीज आप समझेंगे बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, ये ग्लोब है हमारा। एक क्वेश्चन ग्लोब का भी आया था, अर्थ को। ये हमारी इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है? इक्वेटर हमारी वो लाइन होती है जो कि हमारे पूरे ग्लोब को 2 इक्वल हिस्सों में बांट देती है। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो बीच से बांट रही है इसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ऊपर जाएंगे आर्कटिक सर्कल है, फिर नॉर्थ पोल आ जाता है।
ऐसे ही हम इक्वेटर के साउथ में जाते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, एंटार्क्टिक सर्कल होता है, साउथ पोल होता है। सब हमारे लिए ये है इक्वेटर 0 डिग्री, 23.5, 23.5, 66.5, 66.5। ये चीज बस आपको याद रखनी है और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ साउंड के बारे में। एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल। साउंड को सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है, साउंड को कैसे नापते हैं? तो साउंड की जो यूनिट है वो है डेसिबल, जिसको डीबी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको करते हैं डीबी से रिप्रेजेंट। साउंड की यूनिट क्या है? डेसिबल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब मैं आपको बताऊं भाई, साउंड से क्या होगा? अस्थमा तो नहीं होगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी नहीं होगी, थायराइड भी नहीं होगी, आपके कान ही खराब हो सकते हैं। अगर आप 85 डेसिबल 8 घंटे से ज्यादा सुन लेते हैं तो आप कान खराब हो जाएंगे। 100 डीबी से ज्यादा की अगर आप साउंड 15 मिनट सुन लेते हैं तो भी आपके कान खराब हो जाएंगे। 120 प्लस डीबी, अगर आप 120 प्लस डीबी तो परमानेंट इमीडिएट आपके कान में दर्द शुरू हो जाएगा और परमानेंट आप बहरे हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा गाने अपने लीड लगा के ना सुने, बहुत ज्यादा तेज आवाज में हमेशा ना रहें। चलिए अगला क्वेश्चन वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज एसोसिएटेड विद, इसका आंसर है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ये हमारा, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। ये कब करी थी? 1875 में। 1875 में जब इन्होंने करी थी तब इसका नाम एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज हुआ करता था। ये भी बता देता हूं चलो। एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1875 में इसका नाम था एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। 1920 में इसका नाम चेंज होकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। कहां पर है? सीधी सी बात है, अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। बताइए आपको तानसेन कौन थे? तानसेन थे हमारे फेमस म्यूजिशियन थे, अकबर कोर्ट के फेमस म्यूजिशियन। कालिदास हमारे संस्कृत के पोएट हुआ करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम सीधा चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन इंग्लिश गवर्नमेंट द इंग्लिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो डिवाइड एंड रूल था वो क्यों लाए थे? सबसे पहली चीज, एजुकेट इंडियंस, क्या वो हमें पढ़ाने के लिए लाए थे? नहीं। एनकरेज नेशनलिज्म, क्या हमारे अंदर की देशभक्ति जगाने के लिए लाए थे? नहीं। रिफॉर्म इंडियन, क्या हमें अच्छा बनाने के लिए, हमारे जो स्थिति थी उसको बेहतर करने के लिए लाए थे? नहीं। सप्रेस नेशनलिज्म, हमारे अंदर की जो देश भावना थी उसको दबाने के लिए वो लेकर आए थे। ऑप्शंस हमेशा पढ़ें कोई भी क्वेश्चन करने से। पूर्ण स्वराज मीन्स, पूर्ण स्वराज का क्या मतलब है? पूर्ण मतलब कंप्लीट, स्वराज मीन्स इंडिपेंडेंट। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये कब हुआ था? 26 जनवरी 1930 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमने डिक्लेयर किया था। उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके जो संभाल रहे थे कार्यभार वो थे जवाहरलाल नेहरू। ये पूछा जा सकता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस किसके
प्रेसिडेंटशिप में, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था जिनके समय में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव रखा गया था, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन आपको पता ही है, 1920 से 1922 तक ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था अंडर द महात्मा गांधी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस हुआ था 1930 में। 1930 में हुआ था। टू ब्रेक ब्रिटिश लॉ सॉल्ट, इसमें हुआ था दांडी मार्च। तो ये भी पूछते हैं दांडी मार्च कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम सीट ऑफ, लोकसभा कैन हैव अ मैक्सिमम सीट ऑफ 12 सीट तो नहीं हो सकती, तो जो है इसका आंसर 552 सीट्स है लोकसभा में। जिसमें लोकसभा का टेन्योर क्या होता है? लोकसभा का टेन्योर होता है 5 इयर्स। लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं, जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा में क्या जो बोलते हैं कि जो भी हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, जो हम जब चुनाव होता है हम उसमें इलेक्शन में वोट डालते हैं, उसके बाद लोकसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। ऐसा राज्यसभा में नहीं होता, वो भी क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके आगे चलते हैं। इसके अलग, द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड टू प्रिवेंट, 2024 या 2022 वाले में मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था। लीग ऑफ नेशन क्यों बनाई गई थी? ये बनाई गई थी टू प्रिवेंट अनदर वर्ल्ड वॉर। ये कब बनाई गई थी? 10 जनवरी 1920 में। लीग ऑफ नेशन 10 जनवरी 10 जनवरी 1920 में ये आपकी लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था कि वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हमारा हुआ था 1940 से 1918 तक, उस समय कोई ऐसी संस्था नहीं थी जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रही हो। लेकिन जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद 10 जनवरी खत्म होने के 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन बना दी गई, ये सोचते हुए कि आगे अब जो कोई वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन इसके होते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। इसके होते हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा हो गया 1939 से 1945 तक। फिर इसको एबोलिश कर दिया गया और इसके बाद जो बना वो यूनाइटेड नेशंस था। यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशन 1945 में इसको फिर बना दिया गया। भाई इसको किस लिए बनाया था? ताकि वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था, लेकिन उसके बाद जब इसने काम नहीं करा, सेकंड वर्ल्ड वॉर फिर हो गया, फिर इसको खत्म करके यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना दिया गया। अब लीग ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहां था? इसका था जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। अगर आपने ये इतनी चीजें पढ़ ली तो इसी एक क्वेश्चन में आपने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम सीधा चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि कहीं पढ़ाए नहीं जाते, कहीं सिलेबस में नहीं होते, केवल ये आपको अपनी जनरल सेंस से दिमाग लगा के करने पड़ते हैं। द वर्ल्ड हैज बीन मेड स्मॉलर ड्यू टू। वर्ल्ड छोटा क्यों लगने लगा है? पहियों की वजह से, स्टीम इंजन की वजह से, कार्स की वजह से? फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जहां पहले हमें 10 दिन लगते थे पहुंचने में, वहां हम बाय फ्लाइट 1 या 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन। इंटरनेट से हम क्या लेते हैं? डॉक्यूमेंट्रीज लेते हैं बस।
ईमेल करते हैं बस, कुछ टॉपिक, एनी टॉपिक, इंटरनेट से हम कुछ भी सर्च करते हैं, हमें उसका जवाब मिल जाता है, तो इसका आंसर है एनी टॉपिक। आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए, हर क्वेश्चन में 3 से 4 से 5 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा कराए, यानी कि अगर आप इन 25 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो मैंने समझाया, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने इसमें बताए, तो इसका मतलब आप करीबन करीबन इसमें ही 150 क्वेश्चन आप कर चुके हैं, जैसा कि आपने देखा ही होगा। चलिए अब अपना स्लाइड को खत्म करते हैं। जो सैनिक स्कूल का एग्जाम है, आप सभी को पता है आने वाला है, उसी के लिए एक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है मात्र 69 रुपीज में। इसमें सारे 1200 प्लस चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चन हैं। अगर आपको सीरीज परचेज करनी है तो हमारे दिए गए नंबर पर, या फिर आप हमारे बढ़ेगा भारत ऑफिशियल ऐप को QR कोड से विजिट कर सकते हैं। और कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाउट आपको है तो आप हमारे नंबर से कांटेक्ट करें, हम आपको उसमें पूरी मदद करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी जो नॉलेज है वो इस टॉपिक पर बढ़ सके। धन्यवाद।